नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका ज्योग्राफी की इस वीडियो में। और हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स या फिर हम बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन उनको डील करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होने वाले हैं इसके अंदर, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आपको जवाब देना है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रही हैं, इंडिया से जो रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। अच्छा, ये अभी पहली वीडियो है, इसके बाद सेकंड वीडियो आएगी। अभी फिलहाल इंडिया की ही ज्योग्राफी चलेगी, जब ये खत्म हो जाएगी फिर इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। देखिए, एक ग्लोब जो है ना भारत, ये जो ग्लोब है थोड़ा सही नहीं बना, इसको सही बना लेते हैं। देखिए, जो ग्लोब होता है ना, इसको, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पर पृथ्वी यानी ग्लोब के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन खींची हुई होती है ऐसे, एक तो लेटी हुई होती है, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का ही दूसरा नाम यानी हिंदी में नाम होता है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। अब भारत का अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है? एक होती है खड़ी लाइन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है हिंदी में, यानी हिंदी में उसको कहते हैं देशांतर, ठीक है। अब पूछा गया है कि भारत का जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक है। आपके सामने इमेज रखी हुई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे टच करके, भारत की यहाँ से टच करके ऐसे गुजर रही है, तो उस लाइन के ऊपर जो डिग्री बना हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर आप नीचे नीचे मुख्य भूमि का यहाँ पर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो आप यहाँ पर देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो आपके सामने राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो आपको यहां पर पता चला कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांश में है। ये लैटिट्यूड का है। लॉन्गिट्यूड बोले तो लॉन्गिट्यूड में आपके सामने इमेज में यहां पता चल जाएगा कि गुजरात का एरिया और यहां पर अरुणाचल प्रदेश है। अच्छा, गुजरात में यहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट, ये जो कोमे का निशान होता है इसका मतलब होता है मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, देखना, पूर्वी देशांतर। क्लियर? तो इससे आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। एक तरीके के लोकेशन होते हैं कि भारत की लोकेशन क्या है, तो लोकेशन में पूछा जा सकता है कि चारों के चारों ही आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी तट यानी ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मैदान यानी पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, क्या है वो, ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सामने, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी स्टेनोग्राफ में 2011 में, एसएससी सीएचएसएल के अंदर 2010 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं। तो आपके सामने मैप बना हुआ है, आप आसानी से पता लग सकता है कि जो ईस्टर्न घाट है उसका दूसरा नाम भी पूछा जा रहा है, तो ये रहा कोरोमंडल। क्लियर? तो आपके सामने आंसर हो गया यहाँ पे कोरोमंडल तटीय मैदान। तो भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कैमोरियन तक के भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और जबकि इस वाले जो ये वेस्टर्न घाट वाला है, जो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है वहां पर कोंकण जो गुजरात का और मालाबार तट जो पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। क्लियर? तो इसमें ध्यान रखना कि पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम क्या क्या है। क्लियर? ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है, यानी टोपोग्राफिक जो मैप होते हैं वो कौन बनाता है भारत में। तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा वो होता है भारतीय सर्वेक्षण, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ये बनाता है मैप। अच्छा, इसकी स्थापना देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहां पर इसका काम ये था कि भारत के विभिन्न विभिन्न भागों को ये खोजे और उनका मैप ये तैयार करे। क्यों मैप तैयार करे? ताकि कोई भी अगर डेवलपमेंट की जानी हो, भारत सरकार अगर कोई भी प्रोजेक्ट निकालती है, वहां पर जमीन का पता करना हो, यहाँ पे टोपोग्राफी पता करनी हो, तो ये मानचित्र उनकी हेल्प करते हैं, ये मैप उनकी हेल्प करेंगे, जिससे विकास तेजी से हो पाएगा। तो इसका काम यही होता है कि मैप को मतलब बना के रखना, उसको डिजिटाइल करना, उसको मतलब अब डेटाबेस भी बनाना इसका शुरू कर दिया है। तो ध्यान रखना कि भारत में स्थलाकृतिक यानी टोपोग्राफिक मैप है वो कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वेक्षण। भी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? मतलब कि एक होता है ना कि आप भारत में जो टाइम देख रहे हो कि अभी 8 बजे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 8 बजे हुए हैं सुबह के, एएम 8 एएम हुआ है, तो ये 8 एएम आपने डिसाइड कैसे कर रखा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक होता है कि पूरी दुनिया का एक टाइम किससे डिसाइड होता है? ग्रीनविच लाइन से डिसाइड हुआ होता है। अब यहाँ पर ये भारत का किस लाइन से डिसाइड हुआ होता है? उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST, जिसको आप पढ़ते हो ना।
तो इसमें आपको कौन सी रेखा आपने अपना रखी है? तो ये हमने अपना रखी है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। अच्छा, भारतीय मानक रेखांश आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ऐसी लाइन जो जा रही है ना यहाँ पर, एक तो आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पर जाती है। तो ये निकलती है कौन कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से भी निकल रही है, साथ ही साथ ये झारखंड से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो आपको पता चल जाएगा ये जो रेखा खींची गई यहाँ से, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमने यहाँ से टाइम निकाल रखा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ से एरिया निकालो और गुजरात के यहाँ तक एरिया में आ जाओ। अब यहां पर जो टाइम होगा ना, अगर यहां पर मैं कहूं कि 12 बजे हुए हैं, तो यहां पर अगर 12 बजे हैं तो ये 2 घंटे पीछे चल रहा है, यहाँ पे 10 बजे, यानी इन दोनों के टाइम में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है। तभी इस करके यहाँ के जो पूर्वी जो राज्य हैं वो ये कह रहे थे कि हमें एक दूसरा जोन दे दो, टाइम जोन कहते हैं इसको, IST लॉन्गिट्यूड, मतलब कि एक टाइम जोन हमें एक और दे दो। भारत में एक ही टाइम जोन है, क्लियर यहाँ पे, तो ये दूसरे टाइम जोन की माप कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। खैर ये अलग विषय है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना, ये तो भारत के अंदर डिफरेंस हो गया 2 घंटे का। अगर ग्रीनविच जो वर्ल्ड की जो एक मानी जाती है ना समय रेखा, तो वहां पर भारत की समय रेखा मतलब वर्ल्ड की वाली से कितना हम आगे चल रहे हैं, हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर वहां पर ग्रीनविच लाइन के ऊपर अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे देश में 5:30 बजे हुए होंगे, यानी शाम के 5:30 बजे होंगे। दोपहर के अगर 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ पर 5:30 बज चुके होंगे, हम इनसे 5.5 घंटे आगे चल रहे होते हैं, क्लियर। अच्छा, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन पे बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है जो हमने 4th में किया है। 5th कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से डैश आगे है पीछे है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ होता है कि हमारी पृथ्वी कैसे घूम रही है। हमारी पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले सूरज कहाँ होगा? सूरज सबसे पहले कहाँ पर होगा? ईस्ट में आएगा, तो ईस्ट में सबसे पहले दिन होगा, फिर धीरे 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 वेस्ट की तरफ बढ़ेगा। तो यानी सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पर, मतलब कि टाइम सबसे पहले अगर मैं कहूँ यहाँ पर 12 बजे, तो यहाँ पर 12 बजने में कुछ टाइम लगेंगे ना। तो हमारा जो एरिया जो है भारत का वो ईस्टर्न साइड में पड़ रहा होता है, तो हमारे यहाँ पर जल्दी टाइम हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जल्दी टाइम हो रहा है तो हमारा टाइम जो है वो प्लस में चलेगा, यहाँ पर माइनस में चलता है, तो हम आगे चलेंगे उनके टाइम से, तो हम 5.5 घंटे जो है उनसे आगे रहेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। हम किस में, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5th का ए। अच्छा, 82.5 डिग्री जो पूर्वी जो देशांतर है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उससे क्या डिसाइड हुआ है? अच्छा, उससे क्या डिसाइड कर, क्या यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है? अरे बिल्कुल भी नहीं। क्या यह भारत का मानक समय निर्धारण करता है? बिल्कुल सही, ये भारत का मानक समय निर्धारण करता है, यानी यहीं से हमने टाइम निकाल रखा है पूरे देश का। तो 6th का आंसर हो जाएगा बी, क्लियर। और ये सारे प्रीवियस ईयर के आपके सामने क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। किरणें मतलब कि ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल रेज किस पे पड़ेंगी, वर्टिकल रेज किस किस पे पड़ेंगी। देखिए वर्टिकल रेज जो है ना, एक इक्वेटर होता है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन रेखाओं के बीच में ही, मतलब यहां पर ही सूरज की जो है वो सीधी वर्टिकल रेज पड़ रही होती हैं। लेकिन अगर आप हमारे देश का नक्शा देखें ना, अभी वो मैं लेके नहीं आया हूं यहाँ पे, अगर आप उनका मैप देखें ना तो वहां पर आपको दिखेगा ये श्रीनगर ना काफी ऊपर पड़ता है, काफी ऊपर पड़ता है, ये उत्तर गोलार्ध में काफी ऊंचा पड़ जाता है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर कभी भी वर्टिकल पड़ ही नहीं सकती, ये झुकाव में पड़ेंगी, इंक्लेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर में कभी भी नहीं प्राप्त होंगी, कभी भी वर्टिकल प्राप्त नहीं होंगी। क्या कारण है? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल ही रेखा मतलब चमक रही होती है, वर्टिकल रेज ही मिलती है सूरज की। श्रीनगर जो है वो कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर की ओर है, अतः यहाँ पर सूर्य की जो वर्टिकल रेज हैं वो कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। जबकि चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, त्रिवेंद्रपुरम जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में है, दोनों रेखाओं के बीच में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्टिकल रेज मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर या कस्बा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश में यानी नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर पड़ता है आपका। नॉर्थ लैटिट्यूड में आप देखेंगे तो आपको, अगर मैप में आप देख पाओ तो सबसे नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको इनकी जगह पता हो, इलाहाबाद, अहमदाबाद, और अहमदाबाद तो यहाँ पर आ गया हमारे सामने, इलाहाबाद नीचे पड़ गया यहाँ पर, तो पटना जो है वो ऊपर की तरफ पड़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, क्लियर। यहाँ पे तो पटना जो है वो उसकी जो आप बहुत
बढ़िया क्वेश्चन है। 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ में पड़ते हैं, काफ़ी कम डिफरेंस है। यहाँ देखिए इलाहाबाद, तो मुझे पता था इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। 25 डिग्री 28 मिनट का थोड़ा सा इतना फर्क है। अच्छा, आपके सामने जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिण छोर यानी सदर्न टिप को नाम क्या दिया गया है। देखिए दक्षिणतम मतलब कि टिप पूछा है ना, अगर मेनलैंड का पूछता तो मेनलैंड का होता है कन्याकुमारी, लेकिन ये मेनलैंड नहीं पूछना, उसमें वो बताएगा कि मेनलैंड का बताओ, मुख्य भूमि का बताओ, लेकिन यहां पर इसने दक्षिणतम छोर पूछ लिया तो उसका नाम होता है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि वो अंडमान निकोबार में, वो मेनलैंड में नहीं आएगा। अच्छा, यहां पर ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, इसका नाम होता है इंदिरा पॉइंट। इसको दूसरा नाम से और पुकारा जाता है पेगमेलियन के नाम से और पुकारा जाता है। अच्छा, ये तो हो गया दक्षिण का। उत्तर का पूछे तो उत्तर का होता है इंदिरा कोल, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। भारत का दूर दक्षिण बिंदु जो बड़ा निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, वहां पर स्थित है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्लियर। और भारत का अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर पूछे तो कन्याकुमारी है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से। आगे 10th क्वेश्चन है, सेम टू सेम है 10th और 11th। भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा गया है? भारत के इंदिरा पॉइंट कहा गया है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं आपके सामने आए हुए हैं। 2008 में एसएससी में स्टेनोग्राफी, 2014 2013 में आया हुआ है, तो ये सब में आए हुए हैं। अच्छा, भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भाई आपके सामने है इंदिरा पॉइंट। क्लियर यहाँ पे। अब आते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार के डैश सबसे बड़ा है। कौन सा देश आता है? भाई आपके सामने यहाँ पे देश मैंने लगा भी रखे हैं कि रसिया का सबसे ज्यादा एरिया है, कनाडा सेकंड नंबर पे, यूनाइटेड स्टेट तीसरे पे, चाइना चौथे पे, ब्राजील पांचवें पे, ऑस्ट्रेलिया छठे पे, और 7th पे इंडिया, और 8th पे अर्जेंटीना, 9th पे कजाकिस्तान, और 10वें पे अल्जीरिया आता है। क्लियर यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7वां। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि पे चीन सबसे बड़ा है, ध्यान रखना, और भारत जो है अपना सेकंड नंबर पे आता है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। क्लियर यहाँ पे। आगे चलते हैं। भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक अंग था, मतलब यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा कि एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में पूछा गया था। देखिए, जब ये जो आप कॉन्टिनेंट देखते हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट, एक्चुअल में स्टार्टिंग में एक ही पेंजिया नाम से एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। यहाँ पर तो 2 दिख रहे हैं ना, एक तो पहले तो एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, ऐसे समझो, ऐसे कॉन्टिनेंट हुआ करता था, फिर उसके 2 टुकड़े हुए, ये यूरेशिया है, नीचे गोंडवाना है। तो भारत जो है वो इस गोंडवाना मेन लैंड से निकला हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग हुआ करता था? यह अंग हुआ करता था गोंडवाना लैंड का। और इसी गोंडवाना लैंड में आप देखें तो इसमें अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, और ऑस्ट्रेलिया है, और यहीं से भारत निकला था। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है। पहले कौन सा एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक ही मतलब आइलैंड हुआ करता था, ऐसे समझो, वो एक आइलैंड ही था, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता था। तो वो था पेंजिया। धीरे धीरे काफी टाइम बीतने के बाद, बहुत सारी प्रक्रिया होने के बाद जो है ये कॉन्टिनेंट, यहाँ पर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं इसको, धीरे धीरे अलग हो गई है। आप आते हैं अगले पे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखिए आपके सामने मैप है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम चीन के साथ साझा करते हैं, अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं, पाकिस्तान के साथ, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार के साथ, इधर भूटान, और इधर नेपाल हो गया। तिब्बत भी हो गया। फिलहाल तिब्बत जो है वो यहाँ पर चाइना में ही इंक्लूडेड हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो हमने जमीनी तो इनके साथ कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपके सामने श्रीलंका दिख रहा है ना, तो श्रीलंका के साथ हम पाक स्टेट यहाँ पर है, तो यहाँ हम श्रीलंका के साथ नहीं करते। क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम लागू नहीं करते, मतलब कि हमारी साथ नहीं होती मेनलैंड से, तो वो होगी श्रीलंका। हम जलीय सीमा बनाते हैं इसके साथ, ध्यान रखना इस चीज का। अब आगे चलते हैं, 16th पे आते हैं। 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्टेट यानी पाक स्टेट संधि कहते हैं इसको। स्टेट का मतलब होता है अगर इधर पानी है और इधर पानी है, और 2 जमीन को मतलब जोड़ने के लिए जो पानी हुआ, ये वाली जो हिस्सा है वो स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पाक स्टेट आप देख सकते हो कि भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। क्लियर यहाँ पे। अगला सेम टू सेम है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, ध्यान रखना इस चीज को।
अच्छा, यहाँ पर आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किसके साथ करता है, कम किस देश के साथ करता है और सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करता है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो कम तो हम किसके साथ करते हैं, तो ये रहा हमारे सामने इसका आंसर नेपाल। नेपाल के साथ हम 106 किलोमीटर की ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और सबसे ज़्यादा हम बांग्लादेश के साथ करते हैं 4096 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ध्यान रखना है हमने, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यानी बंदरगाह नहीं है, जो नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। यहाँ पर आंसर होगा आपके सामने चेन्नई। कोचीन, मुंबई और पारादीप ये तीनों जो हैं वो प्राकृतिक है, नेचुरल बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई को आर्टिफिशियल यानी बनाया गया है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आया, कम से सबसे कम नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा पूछ ली गई है कि भारत किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वह है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप देखिए अब इन देशों के साथ आपको ध्यान भी रखना है कि भाई ये जो बांग्लादेश है इसके साथ कौन कौन से हमारे देश के राज्य जो हैं वो टच हो रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पर होगी त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो टच करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसकी कुल सीमा रेखा जो आ गई यहाँ पर 4096.7 किलोमीटर। क्लियर यहाँ पे। अच्छा, 22nd क्वेश्चन पे उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम देखिए हमारे आपको दिशाओं का अगर नहीं पता है तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। ठीक है, अब पूछा गया है कि उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो उत्तर पश्चिम इस साइड, तो इस साइड यानी मतलब नॉर्थ वेस्ट की साइड में उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? श्रीलंका के साथ? अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो नीचे हो गया। म्यांमार तो उस साइड पड़ गया, वो ईस्ट की साइड हो गया, तो उत्तर पश्चिम में तो हुआ ही नहीं। तो ये वाली जो लाइन है ये उत्तर पश्चिम में कहलाएगी। अच्छा, बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं, तो आपके सामने यहाँ पर आंसर आ रहा है पाकिस्तान। क्लियर यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी विद मैप के साथ। देखिए मैप के साथ समझना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत वन लाइनर कर लेते हैं जो हमने अभी तक किया है उससे, और थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 के बाद हम और ज़्यादा जो इंडियन ज्योग्राफी है उनको हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सी देशांतर रेखा भारत की प्रमाणित समय तय करती है? कौन सी देशांतर यानी कौन सी लॉन्गिट्यूड तय करती है? वो 82.5 डिग्री ईस्ट। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से किस देश के साथ मानक समय वही है जो भारत का भी है? किसका है भाई? श्रीलंका का है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने कौन अलग करता है? पेम्बन चैनल अलग करते हैं। फिलहाल अगली बार हम आपको मैप में भी दिखा देंगे ये चीजें। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 राज्यों में से गुजरती है। अब यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में से राज्य में से होकर जाने वाली कर्क रेखा किन राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है? तो ओडिशा में से होकर नहीं गुजरते हैं, गुजरात से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही होती है। अच्छा, म्यांमार भारत के स्थान में लगभग कितनी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। और भारत का जो दक्षिणतम सीमा देखिए 8 डिग्री नॉर्थ। ध्यान रखना, मुख्य भूमिका है, मुख्य भूमिका है। अभी अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा कि मुख्य भूमि, और अगर पूछ ले भारत का कहाँ पर है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप में चला जाता है वहाँ पर। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना किलोमीटर में है? तो 3200 किलोमीटर में है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा और किसके बीच में फैला हुआ है? 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच में। अच्छा, यहाँ पर ये वही है, फिर से सेम क्वेश्चन हो गया। दक्षिण में, अभी दक्षिण का पूछ लिया यहाँ पे। दक्षिण में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश हो गया। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का, अभी आपने पूछा ना वो कन्याकुमारी तक का लेकर श्रीनगर तक का, उसमें कितना था? 3200 था। अब यहाँ पर ये पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का, तो उसमें 2900 किलोमीटर को टोटल कितना विस्तार है? 2900 किलोमीटर। अब सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश है वो किस राज्य से गुजरती है? वो राजस्थान से भी गुजरती है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग डैश, टोटल हमारी जो स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है। अब अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, कब सबसे कम किसके साथ है?
नेपाल के साथ है। भारत में पश्चिम तट के, अभी थोड़ी देर में हमने किया था कि पश्चिमी तट को एक दूसरा नाम पश्चिमी क्या कहा जाता है? कोंकण तट। अभी मैंने आपको मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये सारी चीज़ें करवाई हैं। अच्छा, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जल मार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग हो रहा है? वो श्रीलंका है। अभी हमने इसको मैप में भी देखा है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर में होता है। सियाचिन ग्लेशियर किस देशों को लेकर विवाद है? भारत और पाकिस्तान में। काफी पुराना क्वेश्चन आ गया। और हिलर द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, हिंद महासागर के सबसे छोटे द्वीप कौन सा है? यानी इंडियन ओशन में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? छोटा द्वीप आइलैंड मतलब कंट्री, वो है मालदीव। अब यहाँ पर निम्नलिखित शहरों में से हम क्या जाना है? उत्तर से लेके दक्षिण की दिशा के क्रम में हमें लिखना है। सबसे पहले उत्तर में सबसे जो पहले आता है वो कौन सा आता है? उत्तर से दक्षिण में भुवनेश्वर के बाद फिर आता है हमारे सामने हैदराबाद के फिर बाद चेन्नई के बाद फिर कोच्चिन। इनमें से जाना था हमने। दक्षिण गंगोत्री का अंटार्कटिका में स्थित एक स्वचालित स्टेशन, वहां पर एक रिसर्च का सेंटर हो गया है वहां पे। क्लियर? तो ये तो थी आपके सामने भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई है। इसके बाद हम अगले पार्ट में इंडियन ज्योग्राफी को और करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।